नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। आज पूरे देश में संसद से लेकर सड़क तक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर खूब घमासान हो रहा है। एक तरफ कांग्रेस और कांग्रेस के सारे इकोसिस्टम और दूसरी तरफ पूरे इंडी गठबंधन के जो तमाम नेता सांसद इस मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह को लगातार घेरने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना है कि कल संसद में संविधान की बहस में गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया। मल्लिकार्जुन खड़गे तो यहां तक निकल गए, वो कह रहे हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करने के लिए अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए। इस मुद्दे पर आज संसद में भी हंगामा हुआ और संसद के बाहर भी लगातार हंगामा होता रहा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई में अमित शाह ने, गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया था? यह सवाल जो है आज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह इसलिए सवाल इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं ये कह रहा हूं कि ये, और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ये पूरा घमासान जो है इसलिए हो रहा है क्योंकि कांग्रेस, जिसको राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान बोलते हैं, वो दरअसल मोहब्बत की दुकान नहीं रही, वो झूठ की दुकान बन के रह गई है। कांग्रेस बीते कई समय से लगातार फेक नैरेटिव, फेक न्यूज, क्लिप काट करके वायरल करना, एआई से जो बयान है उनको बदल देना, कांग्रेस लंबे समय से यह काम कर रही है। और मैं ये बिना किसी आधार के नहीं कह रहा। आपको अच्छी तरह से मालूम है, लोकसभा चुनाव के समय अमित शाह का एक वीडियो वायरल किया गया था। उस वीडियो के अंदर अमित शाह कह रहे थे कि आरक्षण हम खत्म कर देंगे। बाद में यह चीज सामने आई कि वो अमित शाह ने कभी कहा ही नहीं था, लेकिन एआई की मदद से अमित शाह की आवाज को बदल करके उस वीडियो को इस तरह से बना दिया गया जैसे अमित शाह कह रहे आरक्षण खत्म हो जाएगा। कांग्रेस को चुनावों में इसका फायदा मिला और राजनीतिक पार्टियों को जब किसी चीज का फायदा मिलता है तो उनके मुंह में खून लग जाता है। और कल भी अमित शाह ने जो कुछ कहा था उसको लेकर कांग्रेस ने एक 12 से 14 सेकंड का वीडियो सुबह से वायरल करना शुरू किया और कांग्रेस के हर नेता ने वो क्लिप काट कर एक अनएडिटेड, माफ कीजिएगा, एडिटेड वीडियो, एक कटा छटा वीडियो अमित शाह का जो है वो सुबह से सबने ट्वीट करने शुरू किया। और उसके बाद कांग्रेस जो है वो संसद के बाहर हंगामा करने लगी और कांग्रेस इकोसिस्टम के लोगों ने देश भर में सड़कों पर इस मुद्दे को लेकर हंगामा करना शुरू कर दिया। बीजेपी सवाल उठा रही है कि क्या कांग्रेस की मंशा इस तरह से तोड़ मरोड़ कर बयानों को दिखाकर, अधूरे बयानों को दिखाकर, एडिट करके बयानों को इस तरह से वायरल करके, क्या देश में कांग्रेस की मंशा हिंसा फैलाने की है, दंगे कराने की है? अब इस सवाल का जवाब तो कांग्रेस को देना पड़ेगा। लेकिन एक बात मत भूलिए, मल्लिकार्जुन खड़गे ने जब अमित शाह का इस्तीफा मांगा तो उनके मुंह से भी यह निकला, देश में आग लगेगी। और यह आग लगेगी डायलॉग जो है यह नया नहीं है कांग्रेस का। कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम बीते कई समय से चुनाव हारने के बाद आग लगेगी, आग लगेगी, आग लगेगी के बात को कई बार कह चुका है। याद रखिए, राहुल गांधी ने भी विदेश में जाकर कहा था कि देश में मिट्टी का तेल छिड़का हुआ है, सिर्फ एक माचिस जलाने की जरूरत है। तो क्या मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम, क्या वो माचिस जलाने की कोशिश कर रहा है, माचिस जलाने की कोई साजिश है ताकि देश में आग लग जाए? दो टूक में आज इसी पर दो टूक चर्चा होगी। कांग्रेस के झूठ, मोदी के दो टूक, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के इस झूठ पर करारा प्रहार किया। अमित शाह ने भी सफाई दी, अमित शाह ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लेकिन पहले सुनिए कि संसद में क्या हुआ और अमित शाह ने किस तरह से इस पूरे मसले पर अपना जवाब दिया है। संविधान का अपमान किया और वो मंशा जो उनके दिमाग में है कि उनकी जो मनुस्मृति की आइडियोलॉजी है वो और आरएसएस की आइडियोलॉजी जो है वो दर्शाता है कि वो खुद वो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को रेस्पेक्ट नहीं देना चाहते हैं। उसीलिए हम वो कंडेम करते हैं और I demand his resignation. We all the parties demand his resignation and he should apologize to the country. और वो अपना काम करना चाहिए उन्होंने,
और इस ढंग से अगर वो बात करते रहेंगे सारे हिंदुस्तान में आग लगेगी। कांग्रेस पार्टी ने फिर एक बार अपनी पुरानी पद्धति को आजमाते हुए बातों को तोड़ मरोड़ कर और सत्य को असत्य के कपड़े पहनाकर समाज में भ्रांति फैलाने का एक कुत्सित प्रयास किया है। संसद में जब चर्चा हो रही थी, ये सिद्ध हो गया कि बाबा साहेब आंबेडकर का कांग्रेस ने किस तरह से पुरजोश विरोध किया था। बाबा साहब के न रहने के बाद भी किस प्रकार से कांग्रेस ने बाबा साहब को हाशिए पर ढकेलने का प्रयास किया। तो मल्लिकार्जुन खड़गे और अमित शाह को आपने सुना, लेकिन जब ये जो पूरी डिबेट चल रही है, जो पूरा हंगामा हो रहा है, जो घमासान हो रहा है, इसकी जड़ में जाने की भी जरूरत है। और जब इसकी जड़ में जाने की मैं बात कर रहा हूं तो आपको कांग्रेस के हैंडल से, कांग्रेस इकोसिस्टम के हैंडल से जो अमित शाह का जो ऑडियो काट करके प्रसारित किया गया उसको भी सुनने की जरूरत है, और साथ साथ अमित शाह का पूरा बयान भी सुनने की जरूरत है, क्योंकि किस तरह से अमित शाह के बयान को डिस्टॉर्ट किया गया वो आपको जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद ये इस मसले पर डिबेट शुरू करेंगे। तो सुनिए कांग्रेस का झूठ और हमारी दो टूक। अभी एक फैशन हो गया है, आंबेडकर 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 आंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अभी एक फैशन हो गया है, आंबेडकर 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 आंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। तो अच्छी बात है ना। सुनिए तो, सुनिए ना, आप सुनिए ना, मैं बताता हूं। हमें तो आनंद है कि आंबेडकर का नाम लेते हैं। आंबेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु साथ अर्थ में आंबेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है ये मैं बताता हूं। मान्यवर, आंबेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? आंबेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं। सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं। इसलिए वो छोड़ना चाहते थे। उनको आश्वासन दिया गया, आश्वासन पूरा नहीं हुआ। उन्होंने इग्नोरेंस के चलते इस्तीफा दे दिया। और एक श्री BC रॉय ने पत्र लिखा कि आंबेडकर और राजा जी जैसे 2 महानुभाव मंत्रिमंडल छोड़ेंगे तो क्या होगा। तो नेहरू जी ने उनको जवाब में लिखा है, राजा जी के जाने से तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, आंबेडकर के जाने से मंत्रिमंडल कमजोर नहीं होता है। मान्यवर, ये विचार जो खड़गे जी कह रहे हैं ना, क्या आपत्ति है? जिसका विरोध करते हो उसका वोट के लिए नाम देना कितना उचित है? क्योंकि अब अंबेडकर जी को मानने वाले पर्याप्त संख्या में आ गए हैं, इसलिए आप अंबेडकर अंबेडकर कर रहे हो। तो ये था पूरा फैक्ट चेक, और आपने सुना कि क्या कुछ अमित शाह ने कहा था और कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम ने किस तरह से बयान को काट छाट कर जो है एक माहौल बनाने की कोशिश की, और इसीलिए घमासान हो रहा है। आज इसी पर दो टूक चर्चा होगी। मेरे साथ आज जो है 4 मेहमान आज की डिबेट में जुड़ चुके हैं। आइए चारों मेहमानों का परिचय करवा देता हूं। मेरे साथ फिलहाल जो है मेरे साथ शिवम त्यागी जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं शिवम त्यागी। मेरे साथ दिव्यांश काला स्टूडियो में जुड़े हुए हैं, राजनीतिक मामलों के जानकार हैं और लेखक हैं। मेरे साथ 2 और मेहमान जुड़ रहे हैं, और वो 2 मेहमान अमीक जामाई हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, और मेरे साथ अजय वर्मा भी जुड़ेंगे जो कांग्रेस के नेता हैं। तुरंत वो जुड़ रहे हैं, मैं उनसे ज़रूर पूछूंगा कि ये जो क्लिप काट काट के जो फैलाया जा रहा है उसको लेकर के इस तरह की जो है राजनीति हो रही है। लेकिन इससे पहले जो वो जुड़े, मैं तुरंत शिवम त्यागी जी आपसे सवाल पूछता हूँ। शिवम जी, देखिए, कांग्रेस तो राजनीति कर रही है, वो तो ठीक है, उन्होंने पहले भी किया, अब भी कर रही है। दिक्कत यह है कि इस तरह की जो, अगर आप सोशल मीडिया पे जाएंगे ना, सोशल मीडिया पे लोग कहते हैं भाई झूठ का कारोबार चल रहा है,
और वो इसलिए चल रहा है क्योंकि आपकी सरकार जो है, इस तरह से जो झूठ बोलने वाले हैं, जो लोग इस तरह का फेक नैरेटिव फैलाकर देश का माहौल खराब करना चाहते हैं, उनके खिलाफ आपकी सरकार बहुत नरम है। वो साफ साफ कहते हैं कि चुनाव में देखिए ना, कांग्रेस के नेताओं के नाम सामने आ गए, किन किन नेताओं ने वो एआई टेप चलाया था, वीडियो चलाया था, लेकिन उनके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो अगर कुछ कार्रवाई किसी के खिलाफ नहीं होगी तो इनके हौसले बढ़ेंगे। सवाल ये नहीं कि इनके हौसले किनके हौसले, अगर इस तरह की चीज़ों में कार्रवाई नहीं होगी तो फिर फेक न्यूज़ फैलाने वाले अपना काम धंधा ऐसे ही बढ़ाएंगे। अशोक जी, पहले आपके सवाल का जवाब, ये जो फेक न्यूज़ फैला रहे हैं, ये जो वीडियो आगे बढ़ा रहे हैं, हम बिल्कुल भी इसको जो है लाइटली नहीं लेने वाले हैं, इन पर कार्रवाई होगी। और जिस तरीके से एक वीडियो को एडिट करके बढ़ाया गया है, किसी को इसमें बख्शा नहीं जाएगा, किसी को इस बात की गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। कॉन्टेक्स्ट टू टुडे, आज की जो सिचुएशन है, वो कृष्ण बिहारी नूर ने एक शेर कहा है कि सच घटे या बढ़े, सच सच ना रहे और झूठ की कोई इंतहा ही नहीं। और चाहे सोने के फ्रेम में जड़ दो, आईना झूठ बोलता ही नहीं। गृह मंत्री अमित शाह जी का 16 सेकंड का वीडियो नहीं है, वो 90 मिनट बोले। अगर किसी को कोई गलतफहमी है, कांग्रेसियों को, ये पार्टी कांग्रेस जो है ये क्लिक पटुआ बनकर रह गए, ये फर्जी नकली न्यूज फैक्ट्री फैलाकर सिर्फ एक ही चीज को आगे बढ़ाते हैं। चाहे वो 2024 का चुनाव हो, चाहे वो संसद की कार्रवाई हो, चाहे वहां पर आदरणीय गृह मंत्री जी का बयान हो, 90 मिनट बोले आदरणीय गृह मंत्री जी, कोई 16 सेकंड नहीं बोले। और मैं तो एक चीज और कहना चाहता हूं, जिस तरीके से इसको फेक नैरेटिव को बढ़ाया गया, उनको क्या लगता है कि ये कोई भी इसको लाइटली लेने वाला है? बहुत सीधी बात है, इस देश में जितना आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस सरकार ने बाबा भीमराव अंबेडकर के सम्मान में किया है, उसके उलट खासतौर पर अगर मैं कांग्रेस की बात करूं तो हमेशा उन्होंने उसका 10% भी नहीं किया और अपमान किया है। और अपमान भी इस हद का जिसकी कोई हद नहीं। मैं छोटे छोटे कॉन्टेक्स्ट गिनाते हुए चलूंगा। 1952 में जब वो आए और जिस तरीके से हिंदू कोड बिल पर जो है उन्होंने इस्तीफा दिया, वो तो गृह मंत्री जी ने बताया। 54 में जब वो भंडारा से चुनाव लड़ रहे थे, इस देश के संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर को कांग्रेस और लेफ्ट वाले ने मिलकर देशद्रोही तक कहा, पर्चे बांटे भंडारा में जाकर। और छोड़ दीजिए इसको, आप मुझे एक चीज बताइए, अभी प्रधानमंत्री जी ने भी कहा संसद में इस देश के संविधान को बनाने वाले बाबा भीमराव अंबेडकर के लिए 2x2 की जगह भी नहीं थी। ये कहकर उनकी तस्वीर नहीं लगाई हुई थी कि जगह ही नहीं है। वो तो 89 में जब अटल जी और आडवाणी जी आए और उन्होंने चीजों को आगे रखा, तब जाकर वहां पर जगह मिली। 90 में भारत रत्न, अपने आप को हर रोज भारत रत्न देने वाले प्रधानमंत्री और ये खानदान अब 90 तक जो है, जब तक भारतीय जनता पार्टी समर्थित सरकार नहीं बनी, उनको भारत रत्न नहीं दे पाए। और अब छोड़ दीजिए, मैं छोटी सी और उपलब्धियां, मैं क्या कहता हूं, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया उसका 1% भी बाबा भीमराव अंबेडकर के लिए कर दिया होता कांग्रेस वालों ने तो बात क्या थी? सबसे पहले हिंदुस्तान के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो जन्म स्थान में जाकर बाबा भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि देकर आए। पहले इस देश में बहुत सारे प्रधानमंत्री हुए लेकिन कोई वहां पर नहीं गया। इसके अलावा अगर बात करें तो बाबा साहिब से जुड़े जितने भी पंच तीर्थ हैं उनको डेवलप किया। इसके अलावा उनका जो जन्म स्थान है वहां पर स्मारक बनाया। लंदन में जहां उन्होंने शिक्षा पूरी की वहां पर जाकर मेमोरियल का निर्माण कराया। नागपुर में जो है दीक्षा भूमि का कायाकल्प किया। इसके अलावा मुंबई में जितनी चैतन्य भूमि है उस पर समाधि स्थल का निर्माण कराया। और छोड़ दीजिए इस बात को, बाबा भीमराव अंबेडकर हमेशा कहते थे कि 370 नहीं होना चाहिए, वो इसके विरोधी थे, ये तो उसके खिलाफ खड़े हुए थे। छोड़ दीजिए उसको। आर्टिकल 44 कहता है कि इस देश में समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। ये बाबा भीमराव अंबेडकर का विचार था। ये लोग तो आज तक भी उसका विरोध करते हैं। बाबा भीमराव से नफरत करने वाले आज के लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। और एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, यूएनओ में पहला भाषण अब हुआ बाबा भीमराव को एड्रेस करते हुए। और इसके अलावा छोड़ दीजिए, संविधान दिवस आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अब शुरू किया। इसके अलावा बाबा भीमराव अंबेडकर जी के जन्मदिन पर जो है समरसता दिवस बाबा भीमराव अंबेडकर के लिए अब हुआ। अभी पिछले दिनों ही मैं अपने पार्टी कार्यालय में था, वहां पर हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी आए, उन्होंने करीब अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटा स्पीच करी संविधान दिवस पर। ये लोग जो हमेशा इस देश में दलितों से, पिछड़ों से नफरत करते रहे, बाबा भीमराव से नफरत करते रहे, और पहली जो हमारा पहला खासतौर पर संविधान सभा में जितने भी मेंबर्स आए थे चुनकर अप्रॉक्सीमेटली 296, वहां पर तो बाबा भीमराव अंबेडकर को लेकर भी नहीं आए थे। वो तो शुक्र है जोगेंद्र नाथ मंडल जी ने जिन्होंने ऑफर किया खासतौर पर बंगाल से। ये इस तरीके का रवैया आपका पूरे जीवन में रहा हो और आज आपको लगता है कि 14 सेकंड का 15 सेकंड का वीडियो बनाकर आप जो है इस देश में अगर गलतफहमी फैला सकते हैं और इस तरह की चीजें कर सकते हैं तो माफ कीजिए, जनता का मेमोरी इतना भी कमजोर नहीं है, काट की हांडी बार बार चढ़ती नहीं। और जिस तरीके
तरीके से बाबा भीमराव अंबेडकर का अपमान इन लोगों ने किया, ये देश ना तो भूला है और ना भूलेगा। ठीक और है। अगर ये बाबा भीमराव अंबेडकर के साथ हैं तो मेरा अगला सवाल सीधा कांग्रेस प्रवक्ता से एक ही पूछ दीजिएगा कि उनका संविधान कहता है, आर्टिकल 44 कहता है कि इस देश में समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, वो इसके साथ है या खिलाफ? मुझे लगता है कि ये जो यूसीसी पर बहस चली जाएगी शिवम जी, नहीं, जाना ही और नहीं 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 नहीं, मैं एक मिनट, मैं इस पर भी चर्चा, मुझे लगता है आगे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास समय होगा तो इस पर भी चर्चा कर लेंगे, कल भी हमने इस यूसीसी को लेकर। लेकिन जो बड़ा सवाल है, मैं फिर कह रहा हूं कि इस वक्त ये है कि इस तरह की जो आप कह रहे हैं कि जो लोग इस तरह के कार्य कर रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन होगा। ठीक है, देश देखेगा कि उनके खिलाफ एक्शन होगा। अशोक जी, एक चीज बताइए। हाँ, मैं तो कहता हूं फैक्ट चेक तो इस देश में बहुत सारे हैं और कुछ तो नकली भी हैं। आजकल तो डिबेट्स के वीडियोस के भी फैक्ट चेक हो जाते हैं। कोई संसद में बैठा हुआ है, आदरणीय गृह मंत्री जी ने अगर एक भी बात गलत कही थी तो वहीं पर खड़े होकर खड़गे जी बिल्कुल सामने बैठे थे, क्यों हंगामा नहीं किया, क्यों वॉकआउट नहीं किया? लेकिन अगर संसद की प्रोसीडिंग्स को लेकर भी इस देश में मिस रिप्रेजेंटेशन होगा तो माफ कीजिए, कोई बख्शा नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं बख्शा जा सकता। ठीक है, मैं कांग्रेस से ही पूछ लेता हूं, अजय वर्मा से पूछ लेता हूं। अजय वर्मा जी, ये क्लिप को काट छाट करके निकालना, और फिर मैंने कह रहा हूं आप थोड़ा देर से जुड़े, लेकिन मैंने जिक्र किया कि लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस की तरफ से एक AI जनरेटेड वीडियो चलाया गया था जिसमें अमित शाह के जो बयान जो है वो बदल दिया गया था और इस तरह से चलाया गया था। आज एक बार फिर जो अमित शाह का जो 12 से 16 सेकंड का जो वीडियो चलाकर उसके ऊपर कांग्रेस पूरा हंगामा कर रही है, जबकि पूरा जो अगर ऑडियो सुनते हैं तो उसमें वो कह रहे हैं कि आप लीजिए, अच्छी बात है, आप लीजिए, बार बार लीजिए, नाम लीजिए, लेकिन कम से कम जो आपने गलत किया उसके बारे में तो देश को जानने का हक है। तो इस तरह का क्यों हुआ, क्यों इस तरह से फेक वो फैलाई जा रही है? आदरणीय अशोक श्रीवास्तव जी, आप बड़े ज्ञानी पत्रकार भी हैं, एंकर भी हैं। मैं बड़े ध्यान से सबको सुन रहा था। अब मैं उम्मीद करता हूं कि उतने ध्यान से मुझे भी सुना जाए, टीपा टिप्पणी ना की जाए टूल किट के द्वारा। देखिए, सबसे पहले अंग्रेजों की नीति थी कि गाल पे रहता मार दो और बाद में सॉरी बोल दो। ये नहीं चलेगा इस देश में। ये भारत है, ये संविधान से चलता है, बाबा साहब के से। और वो बाबा साहब जिनके बारे में बताना चाहता हूं थोड़ा सा, जिनके बारे में ये विशेष तौर से बताना चाहूंगा, भाजपा के लोगों को शायद नहीं पता कि केवल एक बात भारतीय हैं जिनकी प्रतिमा लंदन संग्रहालय में कार्ल मार्क्स हाथ के लगी हुई है 196 कंट्रियों, हमारे 140-45 करोड़ में। नंबर 2, भारतीय तिरंगे में भी अशोक चक्र को जगह देने का श्रेय भी डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को जाता है। और अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन भी डॉक्टर भीमराव जी को अपना गुरु मानते हैं। बाबा साहब ने कम से कम, उनके जो बाबा साहब का निजी पुस्तकालय है उसमें 50,000 से भी अधिक किताबें थी और ये विश्व का सबसे बड़ा निजी पुस्तकालय था। बाबा साहब अम्बेडकर कुल 64 विषयों के मास्टर थे। मैं देश को इसलिए बताना चाहता हूं ये सारी बातें कि जो अपमान कल गृह मंत्री ने, भारत सरकार के गृह मंत्री ने, इतने योग्य गृह मंत्री हैं, उन्होंने बाबा साहब का वहां किया, उसके लिए उन्हें देश से माफी मांगनी पड़ेगी। और माफी मांगी उन्होंने, अप्रत्यक्ष रूप से मांगी, क्योंकि जो आज ये प्रेस करी गई, वरना क्या जरूरत, अगर आपने कोई गलती नहीं करी ना कर नेटर तो क्यों प्रेस करके सफाई दे रहे? तो ये देश समझ गया कि गलती हुई उनसे। क्योंकि समस्या ये है कि मैं शायद नॉन बायोलॉजिकल और देवताओं के भी गुरु भगवान जी, बाबा जगन्नाथ के भी देवता, और तीसरे जो टेलीप्रॉम्प्टर साहब के मित्र तो हैं ही, और सब देश जानता है उन्हें कि हिरेन पांड्या और जस्टिस लोया की आत्मा अभी आसमान में घूम रही है। वर्मा कहां जा रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर? अब आपने कहा ना, सुनिए, मेरे एक सबसे निवेदन है, आज बाबा साहब पे मुझे एक मिनट रुकिए। मेरा ये निवेदन सबसे है, सभी पैनलिस्ट से, आज बाबा साहब पर खुलकर देश में बात होनी चाहिए, खुलकर बात होनी चाहिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जो लोग सुबह से नैरेटिव कह रहे हैं कि हमारे लिए फैशन नहीं है, पैशन है, तो आज उनको कुछ चीजें देश के सामने लानी चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, इधर उधर मत जाइए, लोया पे चले जाए, इधर चले जाए, उधर, वो मत करिए। आज आपको मैं बार बार बुलाता हूं, और जिस दिन आप न्यायपालिका पे डिबेट हो उस दिन आप लोया का विषय रखिए, आपको पूरा टाइम दूंगा। आज मैं कहता हूं, आपने शुरुआत अच्छी करी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के ऊपर आपने अच्छा ऐसे सुनाया, अच्छा आपने ऐसे सुनाया, मुझे बढ़िया लगा। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, और मेरा बड़ा सीधा सपाट सवाल है, और मेरा सवाल यह है कि अगर कांग्रेस को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की इतनी चिंता है, तो कांग्रेस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को गद्दार क्यों कहती थी?
इस सवाल का जवाब मैं सुनिए, एक मिनट सुनिए, मेरे अभी सवाल पूरा नहीं हुआ और एक मिनट सुनिए। नहीं अजय वर्मा जी सुनिए, मैं कोई भी बात सुनिए अजय वर्मा जी, एक मिनट अजय वर्मा जी, बीच में नहीं, बीच में नहीं, बीच में नहीं, मेरा सवाल पूरा होने दीजिए। मेरा सवाल, आवाज नीचे करिए, इनकी आवाज नीचे, मेरे मुझे सवाल पूछने से आप आवाज नीचे करिए, मुझे सवाल पूछने से आप रोक नहीं सकते अजय वर्मा। और मैं सवाल आपकी तरह इधर उधर घुमा फिरा के किसी बच्चे का, 10वीं के बच्चे का एस्से लेकर नहीं आया हूं मैं कि आपने किसी 10वीं क्लास के बच्चे का कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो बड़े महान थे, मैं ऐसे लेकर नहीं आया हूं। मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के ऊपर जो किताबें लिखी हैं, जो फैक्ट्स है, वो आज लेकर आया हूं और इसलिए आपसे पूछ रहा हूं। और आज मैं आपको बताता हूं, कांग्रेस ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कब गद्दार कहा था, ये छोड़ दीजिए, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने खुद लिखा, मैं आपको बताता हूं, सुनिए, सुनिएगा ध्यान से। धन्यवाद समारोह लंदन से दूसरी गोलमेज परिषद से वापस लौटने पर आरटीसी मुंबई 29 जनवरी 1932 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का वहां भाषण है। वो कह रहे हैं, मुझे कांग्रेसियों के द्वारा देशद्रोही कहा जाता है क्योंकि मैंने गांधी जी का विरोध किया। मुझे इस आरोप से कोई परेशानी नहीं है, यह आरोप आधारहीन, झूठा और द्वेषयुक्त है। वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कह रहे हैं कि मुझे कांग्रेसी गद्दार कहते हैं। यह आपका पैशन है कि आप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को गद्दार कहते थे और आज आप बड़ा बड़ा महफिल लूटना चाहते हैं। मुझे इसका जवाब दीजिए, क्यों बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को गद्दार कहा कांग्रेसियों ने? सुनो अशोक जी, तेज बोलने से झूठ नहीं बदल जाता। झूठ ये सच है, झूठ ये सुन लीजिए, कुछ पढ़ लिख कर आए हैं तो मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कोट कर रहा हूं और हिम्मत है तो जवाब दीजिए। झूठ कहने से झूठ नहीं हो जाता, आपने 10 बार झूठ कह दिया, झूठ नहीं हो जाता। बताइए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कांग्रेस ने गद्दार क्यों कहा? मेरे सवाल का सीधा जवाब दीजिए। बताएंगे, संघ बनाम स्वतंत्रता भी इनकी किताब पढ़ लीजिए। मैंने कहा कांग्रेस ने गद्दार क्यों कहा? कांग्रेस ने गद्दार क्यों कहा? कांग्रेस ने गद्दार क्यों कहा, मुझे बताइए। तेज बोलने से और मुझे कहा, मैं फिर पूछ रहा हूं, मैं आपसे 5वीं बार पूछ रहा हूं, कांग्रेस ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को गद्दार क्यों कहा? जो बाबा साहब की बेइज्जती, मुझे बताइए, कांग्रेस ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को गद्दार क्यों कहा? जो टूल की 9वीं बार पूछ रहा हूं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कांग्रेस ने गद्दार क्यों कहा? हिरन जोशी द्वारा 10वीं बार पूछ रहा हूं, यह हिरन जोशी की किताब नहीं है, यह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की किताब है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कोट करके 10वीं बार पूछ रहा हूं, कांग्रेस ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को गद्दार क्यों कहा? अब इनकी आवाज बंद कीजिए, बंद कीजिए, बंद कीजिए, आवाज बंद कीजिए, आवाज बंद कीजिए, हो गया। मेरे एक सवाल का जवाब नहीं है इन कांग्रेसियों के पास, एक सवाल सिर्फ मैं बार बार, और आज मैं चिल्ला के पूछूंगा। आज अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पैशन है तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को यह क्यों कहना पड़ा कि कांग्रेसी मुझे गद्दार कहते हैं? मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कोट करते हुए कह रहा हूं। और अब मैं आपको बताता हूं ये कांग्रेसी क्यों झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस आज की तारीख में झूठ की दुकान बन चुकी है। राहुल गांधी जो कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे हैं, वो आए दिन झूठ बोलते हैं। मैं आपको कांग्रेस के राहुल गांधी के झूठ गिनाता हूं और आज राहुल गांधी के नक्शे कदम पर कांग्रेस झूठ की दुकान बन चुकी है। राहुल के झूठ, राहुल ने कहा मिस इंडिया की लिस्ट में कोई दलित अल्पसंख्यक ओबीसी नहीं है, सरासर झूठ है। 30 से ज्यादा मिस इंडिया अल्पसंख्यक है, दलित हैं और ओबीसी हैं। राहुल गांधी ने झूठ बोला। राहुल गांधी ने कहा चीन में बेरोजगारी नहीं है, चीन में भारत से ज्यादा बेरोजगारी है। राहुल गांधी का झूठ। राहुल गांधी ने कहा राम मंदिर के उद्घाटन में कोई मजदूर नहीं था। राहुल गांधी का सरासर झूठ। राम मंदिर के उद्घाटन में मजदूर बैठे थे जिन मजदूरों ने मंदिर का निर्माण कराया था। और अभी राहुल गांधी ने कहा मनुस्मृति में लिखा है कि जो बलात्कारी है वो बलात्कारी खुला घूमेगा और इसके अलावा जो तमाम जो बलात्कार पीड़ित है वो जेलों में बंद रहेगा, वो बंद रहेगा। मनुस्मृति में कहां लिखा है? कोई एक मुझे दिखा दे। मनुस्मृति में यह लिखा है यत्र नारेस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। ये झूठ की दुकान बन गई है कांग्रेस। दिक्कत ये है अजय वर्मा, और इसलिए मेरे ऊपर आरोप लगा के इसका उसका, मैं सिर्फ कह रहा हूं जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के, मैं उनको कोट करता चाहूंगा। एक एक सवाल के जवाब दीजिएगा अगर हिम्मत हो तो। अमीक जमई, नहीं आपकी आवाज, आप अगर मुद्दे पे बोलेंगे आपको बोलने दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप सवाल का जवाब देना चाहते हैं, जवाब दीजिएगा। आप झूठ कह के नहीं होता। मैं आपको कोट करके पूछ रहा हूं, बाबा साहब अंबेडकर का भाषण कोट करके पूछ रहा हूं। हमने कुछ नहीं करा, हमने कुछ नहीं कहा। बाबा साहब ने अपने विचार लिखे, हमने कुछ नहीं करा। कांग्रेस हमेशा सम्मान करती है
और गृह मंत्री जी ने जो अपमानित किया उनको इस्तीफा ठीक है, देना होगा, ठीक देश है। से माफी मांगनी पड़ेगी। ओके, तो अब जो है कांग्रेस की तरफ से सफाई आई, मुझे अच्छा लगा। अजय वर्मा जी कह रहे हमने नहीं उनको गद्दार कहा। वो तो अंबेडकर खुद अपने आप को समझते थे कि कांग्रेसी मुझे गद्दार समझते हैं। कांग्रेस की भावनाएं बड़ी अच्छी थी अंबेडकर जी को लेकर के, लेकिन अंबेडकर जी पता नहीं क्यों अपने आप को, अंबेडकर जी के विचार गलत हुए अगर वो कहते थे कि कांग्रेसी मुझे गद्दार कहते हैं। यहां भी अंबेडकर जी को झूठा साबित कर दिया अजय वर्मा जी ने। ये देख लिया पूरा का पूरा इकोसिस्टम, अंबेडकर को झूठा, नेहरू महान, गांधी जी बहुत जो है गांधी जी को, नेहरू जी को लेकर वो महान नेता थे, मुझे कोई तकलीफ नहीं। लेकिन अगर नेहरू जी महान है, गांधी जी महान है, तो अंबेडकर भी महान है। नेहरू जी को और गांधी जी को कभी नहीं लगा कि मैं देशद्रोही गद्दार हूं, लेकिन अंबेडकर को क्यों लगता था कि कांग्रेसी उन्हें गद्दार कहते हैं। ओके रुकिए, अमित जामाई सक्रिय हो गया है। अमित जामाई आवाज नीचे कीजिए, बीच में नहीं, अमित जामाई की आवाज आएगी सिर्फ। अमित जामाई जी। डॉक्टर भाई हमारे जो भाजपा के दोस्त हैं, आपने उनको तकरीबन 7 मिनट दिया और मैं उम्मीद करता हूँ आप मुझे सिर्फ 2 से 3 मिनट। एक मिनट जामाई, अमित जामाई जी एक मिनट मैं शुरू कर रहा हूँ, आप ही को समय, आपको 2 से 3 मिनट दूंगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं आज की डिबेट शुरू करना चाहता था अजय वर्मा से। मैं बिल्कुल भाजपा के साथ शुरुआत, लेकिन ना आपका नेटवर्क जुड़ा था ना अजय वर्मा जुड़े थे, इसलिए मैंने पहला सवाल शिवम त्याग, लेकिन आज पहला सवाल मेरा कांग्रेस से होता, मैं कांग्रेस को 4 मिनट 5 मिनट देता, आपको 2 मिनट दिए। चलिए, मुझे इस बात की बहुत खुशी है और मैं हर्ष से कह सकता हूँ कि आप बाबा साहब अम्बेडकर के सच्चे अनुयायी हैं, इसलिए आपको शायद बुरा लगा है। और देखिए, आज हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी ने जो कुछ कहा, मुझे लगता है कि चाहे वो उनकी इंटेंशन ना रही हो, लेकिन बात निकल गई और उन्होंने बहुत गंभीरता से लिया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करना इस पर जरूरी समझा। हो सकता है कि उनका डायलेक्ट कुछ अंदाज कुछ उनका अलग होना चाहिए था, लेकिन जिस तरह की बातें हुई हैं वो थोड़ा सा बहुत अशोभनीय थी कि जिस अंदाज में उन्होंने बात को रखा। देखिए अशोक भाई, आरएसएस बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में क्या चाहता है, संविधान के बारे में क्या जानता है, ये बात छिपी तो है नहीं अशोक भाई। और कांग्रेस भाजपा की कुछ डिफरेंसेस है, हम आप जानते हैं, नापसंद करते हैं, पसंद करते हुए गलत बात है। अब आप आरएसएस की सुनिए, जब ये हिंदू कोड बिल का मामला 1949 में आया, तो तलाक और जो महिलाएं की जो है उनको तलाक और जो है उत्तराधिकारी जो हायरार्की में जो संपत्ति में जो उनका अधिकार था, वो बाबा साहब के जरिए दिया गया। आप जानते हैं आरएसएस ने क्या किया? आरएसएस ने पूरे देश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पुतले जलवाए, रामलीला में बाबा साहब अंबेडकर का पुतला दहन। ऑर्गेनाइजर कहता है कि ये जो भारत का संविधान, आरएसएस का ऑर्गेनाइजर, ये भारतीय है नहीं, ये एंटी इंडिया है। 1950 में अंबेडकर को लिलीपुट कह के उनका मजाक उड़ाया। 1993 में आरएसएस का एक व्हाइट पेपर जारी हुआ पूरे देश में और कहा गया कि ये संविधान जो है हिंदू विरोधी है और हर हिंदू पे फर्ज है कि इसकी प्रायोरिटी से जो है इसको रिजेक्ट करे, इसको इनकार कर दे। 2030 में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आर्थिक सलाहकार विवेक देबराज जी, वो कहते हैं ये जो भारतीय, ये जो बेसिक प्रेम्बल, इसमें ये जो समता है, ये जो न्याय है, ये जो इक्वालिटी है, ये जो डेमोक्रेसी है, ये जो सेक्युलरिज्म है, ये जो सोशलिज्म, इसकी अब कोई जरूरत नहीं रही। और इस पर किसी बीजेपी ने, पीएमओ ऑफिस ने कभी भी इस पर ऑब्जेक्ट नहीं किया कि उनका ऑफिशियल आर्थिक सलाहकार किस तरह की बातें भारत के संविधान से कह रहा है। तो आरएसएस क्या जानता है, क्या संविधान के बारे में अपनी कोई देश से छिपी हुई बात नहीं। एक आखिरी बात करके मैं अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ। देखिए, जब हमारा संविधान, देश आजाद के बाद संविधान का जब बनने का समय, सभी जानते हैं कि ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन उनको किसने नामित किया था, ये सभी को मालूम है। दूसरी बात ये है कि नेहरू में, गांधी में, पटेल में, आजाद में जब संविधान हमारे देश में नहीं बन पाया था, बहुत सारी बातों पे अलग अलग सबके राय मशवरे थे। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जनसंघ भी था जिसने भारत के संविधान को गढ़ने में अपनी जगह अपने दी। कम्युनिस्ट थे, मध्यमार्गी लोग थे। लेकिन जब भारत का संविधान बन गया, उस बाद अंबेडकर के, नेहरू के, पटेल के, मौलाना आजाद के जो भी एतराजात थे, वो उसी दिन, चाहे वो बेगम एजाज रसूल थी महिला मामले में, वो सारे एतराजात भारत के संविधान के अंदर आ गए और सबका रिप्रेजेंटेशन करा। ठीक। तो हमारा ये कहना है कि जो गृहमंत्री जी ने कहा वो बात होनी नहीं चाहिए थी भारत की संसद के अंदर। ठीक है अमित जी, आपने जो सवाल उठाए वो उन सवालों पर मैं जवाब लूंगा शिवम त्यागी जी से, लेकिन उससे पहले एक चीज मैं पूछना चाहता हूं। आपने कहा कि जब संविधान बना, बहुत सारी, जाहिर सी बात है, अलग अलग विचारधारा थे, अलग अलग चीजें थी। मैंने कांग्रेस से एक सवाल पूछा था, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। आपको क्या लगता है कि भारत के संविधान को लिखने में, संविधान बनाने में किसकी बड़ी भूमिका थी, पंडित नेहरू की या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की?
देखिए, एक सबसे बड़ी बात अशोक भाई क्या है, जो हम सब लोगों के लिए बहुत मोहब्बत की बात है, कि जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया वो सिर्फ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं थे, वो चेयरमैन कमेटी थे, लेकिन पूरे देश का इसमें रिप्रेजेंटेशन था, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर थे। इसीलिए मैंने जॉनसन का भी नाम लिया, कि जिसे शिवम नहीं त्यागी को नहीं, मालूम सबकी भूमिका ठीक है, वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, उसमें बहुत सारे लोग थे, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं, अगर सीधा सवाल पूछूं कि हम संविधान को बनाने में ठीक है सबकी भूमिका, लेकिन मुख्य भूमिका बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की थी, पंडित नेहरू की थी? बेशक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की थी, ये नेहरू भी मानते थे, ये बात के सभी लोगों ने माना। सर लेकिन कांग्रेस नहीं मानती ना। मैं एक मिनट आपने कहा ना, मैं आपको एक फैक्ट रख दूं, मुझे देखिए, मैं ये बात मानता हूं कि जनता के बीच फैक्ट जाने चाहिए, मैंने आपको रोका भी नहीं, लेकिन आपने भी कहा, आपने इस बात को स्वीकार किया कि देश भारत के संविधान को बनाने में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बड़ी भूमिका थी। अब मैं कह रहा हूं, मैं कुछ अपनी ओर से कोट नहीं कर रहा हूं, मैं आज की डिबेट में मैं सब चीजें जो हैं मैं कोट करूंगा। कहां से कोट करूंगा? किताबों से, अंबेडकर की कलेक्शन से, नेहरू जी के कलेक्शन से, वहां कोट करूंगा, और इसलिए मैं रखना चाहता हूं। अब मैं आपको यह बता दूं, देखिए ये क्या है, ये सैम पित्रोदा का एक जो है ट्वीट है। सैम पित्रोदा कौन है? राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु हैं। सैम पित्रोदा ये लिखते हैं, अभी ये ट्वीट जो है 2024 का, इसी साल जनवरी का ट्वीट है, वो लिखते हैं, हु कंट्रीब्यूटेड मोर टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रेम्बल? नेहरू, नॉट अंबेडकर। यानी भारत के संविधान को लिखने में, उसके प्रेम्बल बनाने में नेहरू जी का बड़ा योगदान था, अंबेडकर का नहीं। ये कौन लिखते हैं? बाबा साहब का दिया हुआ संविधान, डॉक्टर अंबेडकर इज फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इज द बिगेस्ट फाल्सिफिकेशन ऑफ आवर कंट्रीज मॉडर्न हिस्ट्री। भारत की जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसका सबसे बड़ा झूठ कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि यह है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का बड़ा योगदान था। वो कहते हैं नहीं, नेहरू जी महान थे, नेहरू जी ने संविधान रचा। ये कांग्रेस, और ये मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा हूं, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ जो है सिर्फ सैम पित्रोदा ने कहा था। मैं आपको एक और प्रमाण दिखाता हूं। यह प्रमाण है साल 2012 का, जब कांग्रेस की सरकार थी इस देश में। आपको एक कार्टून जरूर देखना चाहिए। इस कार्टून में क्या दिखाया जा रहा है? इस कार्टून में दिखाया जा रहा है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एक घोंगे पर बैठे हैं, घोंगा बहुत धीरे धीरे चलता है, और पीछे से नेहरू जी अंबेडकर जी को चाबुक मार रहे हैं कि भाई जल्दी संविधान बनाओ। और इसीलिए ये इन्होंने कहा कि भाई संविधान बनाने में नेहरू जी की बड़ी भूमिका थी, क्योंकि नेहरू जी तो अंबेडकर जी को चाबुक मार करके संविधान बनवा रहे थे। यही सोचा कांग्रेस की, और इनको चाबुक मारते हुए दिखाया गया था। और ये एनसीईआरटी की किताब में 2012 के अंदर, इसको एनसीईआरटी की किताब में इस कार्टून को लिया गया था। बीजेपी ने संसद में इसका विरोध किया, कपिल सिब्बल जो है, उसके बाद उनको बैकफुट पर आना पड़ा। और सोचिए हम अपने बच्चों को क्या पढ़ाने जा रहे थे? एनसीईआरटी स्कूल की किताब में हम यह पढ़ाने जा रहे थे कि नेहरू जी ने चाबुक मार मार के नेहरू जी ने संविधान बनवाया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से। यह हम बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं इतिहास, और फिर हम कहते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हमारे पैशन है। ये कैसे हो सकता है? डबल स्टैंडर्ड ये नहीं हो सकता। शिवम जी बोलिए, फिर मैं शिवम जी से जवाब लेता हूं। बोलिए। वो आपका कंसर्न है, मैं उसको बिल्कुल जायज समझता हूं, बट मेरा ये कहना है कि हमेशा पटेल को जो है नेहरू के खिलाफ खड़ा किया था, लेकिन सरदार पटेल ने हमेशा कहा कि नेहरू सर मेरा निवेदन, आज पटेल नेहरू मत जाइए, मैं एक बात कह रहा हूं, आज ये कॉन्टेक्स्ट नहीं है सर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में जो आरएसएस के विचार है, मैं जानता हूं आप इस पे ठीक है, वो विचार मैं बिल्कुल पूछता हूं, वो मैं बिल्कुल पूछूंगा। डिसोन किया, जिसका अनुवांशिक संगठन आज हमारे गृहमंत्री जी जो बोल रहे हैं वो आरएसएस से जुड़े हुए हैं। ठीक है, वो सवाल आपका है, मैं उस सवाल को शिवम त्यागी के पास जरूर ले जाऊंगा, लेकिन मुझे लगा उससे पहले ये तथ्य, आपके सवाल वैलिड है बिल्कुल। मैं वो गृहमंत्री जी ने जो कहा है वो आज फंस गए हैं, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अगर वो सॉरी भी कह रहे हैं तो कोई बात नहीं। ओके शिवम जी, 2-3 चीजें, वो तो कह रहे हैं आरएसएस का बैकग्राउंड की बात कर रहे हैं, और उसके बाद मैं जो है आपकी तरफ भी आऊंगा जो है, लेकिन वो कह रहे हैं कि एक तो आरएसएस को लो, कि दूसरा वो कह रहे हैं कि अमित शाह ने जिस अंदाज में बोला वो अंदाज ठीक नहीं था, जो उनकी शब्द थे वो शब्द ठीक नहीं थे, क्या जरूरत थी, और एक तरह से उनको खुद पछतावा था, इसलिए उन्होंने आज पीसी करी। बिल्कुल भी नहीं, पीसी इसलिए की गई है कि इस देश में जिस तरीके से 2014 से पहले, 2024 से पहले भी, चुनाव से पहले एक फेक नैरेटिव चलाया गया, एडिटेड वीडियोस बनाकर इस देश में बहाए गए, देश की जनता को बरगलाने की कोशिश हुई। पीसी एक नहीं, पीसी अगर और करने की आवश्यकता होगी तो और करेंगे, क्योंकि जनता के सामने फैक्ट्स आना, सच्चाई आना बेहद जरूरी है। और उसके लिए क्या, अगर हम बाबा भीमराव अंबेडकर को सम्मान करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, उनके बारे में इस देश की सरकार इतना सोचती है और चीजों को आगे रखती है, तो वो जनता के बीच में हम लेकर जाएंगे, हमें कहीं कोई परेशानी नहीं। और मैं तो 2 सेकंड में ही क्लियर कर देता हूं, मैं कहता हूं बाबा भीमराव अंबेडकर को अमित जमई जी, समाजवादी पार्टी वाले बहुत प्रेम करते हैं, बहुत मानते हैं,
और हद से ज्यादा जो है उनके बारे में एक बहुत ही अच्छा विचार रखते हैं, लेकिन बाबा भीमराव अंबेडकर के आधार पर, उनके विचार पर बनी हुई पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा के साथ आपकी पार्टी ने क्या किया था गेस्ट हाउस कांड में, ये देश जानता है, उसको क्या बताने की आवश्यकता है। मैं उधर डिटेल नहीं करना चाहता। और मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, आप बहुत सम्मान करते हैं और आप बहुत मानते हैं और आप बहुत ज्ञान रखते हैं और आपने अभी बहुत सारी चीजें बताई। मैं तो कहता हूं इस देश में समरसता दिवस कब आता है और संविधान दिवस कब आता है, 2 तारीखें बता दे, मैं मान जाऊंगा ये मानते हैं इस बात को, बता दीजिए। बोलिए। देखो मैं आपसे कह रहा हूं कि आज अखिलेश जी ने पूरे देश में मीडिया के जरिए एक बात बोली। देश में संविधान दिवस कब होता है? देश में समरसता दिवस कब होता है? बाबा साहब अंबेडकर के बारे में आपने कहा, वो ठीक है, ऐसे आपने सुनाया। मेरा एक 2 टुक सवाल है 2 टुक प्रोग्राम में कि देश में समरसता दिवस कब मनाया जाता है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है, बस खत्म कहानी। आपने देश में समरसता बचाई कहां पे? अरे भाई नहीं पता, चलिए और सिंप्लीफिकेशन कर देता हूं। इस देश में बाबा भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन कब है, कब मनाते हैं हम, संविधान दिवस कब मनाते हैं? अरे इतना सब कुछ बाबा साहब के बारे में आज बात हो रही है तो आज खुल के बात हो जाए। तो आप सुनना नहीं चाहते हो? मैं सुन रहा हूं, बताइए। सुनिए, बोलिए, उनका जवाब सुन लीजिए। गोवालकर ये कहते हैं ये संविधान तो हिंदू विरोधी है, इसको खत्म कर दिया जाना चाहिए। क्या है आपका टेक? बाबा साहब का जन्मदिन कब आता है? आपके एक गांधी है, फेक 16 सेकंड की फेक न्यूज फैलाना बहुत आसान काम है इस देश में। देश की जनता को बरगलाने की कोशिश करना बहुत आसान काम है, लेकिन उसके बारे में जानना समझना बिल्कुल जीरो है। ये हालत है आपकी भाई। ओके, मैं दिव्यांश एक मिनट रुकिए, मैं दिव्यांश की ओर जा रहा हूं, 1 मिनट, मैं दिव्यांश की ओर, मैं रात में आता हूं, रुकिए अमित जामाई जी रुकिए, शिवम जी रुकिए, मैं बाकी दिव्यांश और उसके बाद मैं अजय वर्मा जी के पास फिर जाऊंगा। दिव्यांश, ये पूरा जो विवाद है, सवाल यह है कि अंबेडकर की लीगेसी की एक तरह से चर्चा हो रही है ना, कि लीगेसी जो है, अब उस लीगेसी पर क्लेम किया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है, और पर सवाल यह है कि लीगेसी पे जो भी क्लेम कर रहे हैं उसका जो बैकग्राउंड है वो बड़ा स्याह बैकग्राउंड निकल रहा है, काला बैकग्राउंड निकल रहा है। अशोक जी, मुझे तो हैरानी हो रही है कि तथ्यों को किस प्रकार से आधे अधूरे रूप से और विकृत करके समाज के सामने रखा जा रहा है। ये जो देश के भीतर आज़ादी के बाद नेहरूवियन स्टेट क्राफ्ट, नेहरूवादी राज्य नीति के अंतर्गत जैसी व्यवस्थाएं चली, उन्होंने भारत के भीतर क्या डॉक्टर अंबेडकर के साथ कितना घोर अपमान किया, उसके मैं आपको एक पूरा फैक्ट चेक देता हूं। डॉक्टर अंबेडकर की धर्मपत्नी सविताबाई अंबेडकर ने एक पुस्तक लिखी, बाबा साहब माई लाइफ विद डॉक्टर अंबेडकर। अभी महाराष्ट्र चुनाव हुआ, झारखंड चुनाव हुआ, हर चुनाव में इंडिया अलायंस का रोना है, ईवीएम खराब है, इलेक्शन कमीशन खराब है, इलेक्शन रिग्ड है। भारत की पहली चुनाव की रिगिंग कब हुई? 1952 के बंबई नॉर्थ के चुनाव में डॉक्टर अंबेडकर के साथ। मैं नहीं कह रहा हूं, सविताबाई अंबेडकर ने लिखा, 5 जनवरी 1952 को डॉक्टर अंबेडकर ने पीटीआई के हवाले से कहा कि 74,333 मतपत्र खारिज किए गए। किसने किए? ये आज इलेक्शन रिगिंग की बात कर रहे हैं। और मैं आप कहें, मैं कोट करता हूं, सविता अंबेडकर क्या लिख रही हैं? द कांग्रेस प्लेस्ड इट्स रेपुटेशन एट स्टेक फॉर दीज इलेक्शंस। एसके पाटिल एंड डांगे प्लेड ऑल द ट्रिक्स दे हैड इन देयर बैग। वो वामपंथी जो आज कांग्रेस के गुरु बने हैं, उसके महासचिव रहे एसके डांगे, उन्होंने उस समय इलेक्शन रिगिंग, उन्होंने उस समय डॉक्टर अंबेडकर के विरोध में चुनाव लड़ाया। अमित जमाई साहब ने अभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम लिया है ना, मैं अमित जमाई साहब से एक सवाल पूछता हूं केवल। बाला साहेब सालुंके ने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन से 1952 से 1957 तक, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन से बाबा साहेब की पार्टी से सांसद रहे हैं। उनके अनुयायियों ने उनके ऊपर, उनके लिए, उनके मेमोइर्स पर पुस्तक लिखी। मैं किसी संघ या किसी जनसंघ की पुस्तक कोट नहीं करने वाला यहां। बाला साहेब सालुंके के अमित जमाई साहब, आप पुस्तक देख लीजिए। 1934 में डॉक्टर अंबेडकर पूना के संघ वर्ग में गए थे। बुलाया किसने? संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार ने। और एक बात और बताता हूं ना, इलेक्शन रिगिंग करी कांग्रेस और वामपंथियों ने। और 1952 और 1957 के कोई भी चुनाव उठा के देख लो, इसमें इनके इलेक्शन एजेंट कौन थे? संघ के एक बड़े विचारक हुए दत्तोपंत ठेंगड़ी, वो इनके इलेक्शन एजेंट थे। आप तथ्यों की बात कीजिए, और जिन विचारों की आप बात कर रहे हो उनको तो 2018 में
संघ ने ऑफिशियल मन से संघ सरसंघ चालक ने नकारा है। मैं यहां पर एक चीज और मैं जोड़ के एक ब्रेक लेके फिर मैं अजय वर्मा जी के पास आऊंगा। भीमराव अंबेडकर के 2 बार चुनाव हारे और दोनों बार कांग्रेसी ने उनको चुनाव हराया, कांग्रेस ने हरवाया, और अभी बताया कि किस तरह से रिग करके चुनाव हरवाया गया। और जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर चुनाव हार जाते हैं तो नेहरू जी एडवीना को एक चिट्ठी लिखते हैं। सोचिए, ये नेहरू जी के कलेक्शन ऑफ वर्क से दिखा रहा हूं। जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर चुनाव हार जाते हैं तो नेहरू जी एडवीना को एक चिट्ठी लिखते हैं जो लंदन में बैठी थी, और उनको लिखते हैं, ऑन द अदर हैंड इन बॉम्बे सिटी एंड to large extent in Mumbai province, success has been greater than expected. Ambedkar has been dropped. नेहरू जी इसका जश्न मनाते हैं एडवीना के साथ मिलकर के कि अंबेडकर हार गए हैं चुनाव और हमने मुंबई और जो मुंबई प्रोविंस है वहां पर जो है हमें बड़ी सफलता मिली है, और अंबेडकर जी जो ड्रॉप हो गए हैं, वो अब मंत्रालय में नहीं है, अब वो चुनाव हार गए हैं। तो नेहरू जी एडवीना को चिट्ठी लिख करके इसका जश्न मनाते हैं। फिर भी आप कहते हैं कि कांग्रेस जो है अंबेडकर जी को लेकर साथ चलती थी। बड़े सारी चीजें हैं, बड़े सारे सवाल है, वो सवाल तब सब सवालों पर चर्चा होनी चाहिए। आ रहा हूं इस छोटे से ब्रेक के बाद, बने रहिए 2 टूक में मेरे साथ। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। वाह, जब पशु आहार लेते हो 150 बचा ही लेते हो ना। कोई कमाल नहीं करते हो, उसकी बयात को खतरे में डालते हो, यही करते हो। तभी कहते हैं दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। 2 टूक आप देख रहे हैं। 2 टूक में आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वो ये कि किस तरह से अंबेडकर के नाम पर जो घमासान चल रहा है, संसद से लेकर सड़क तक झूठ की दुकान और अंबेडकर के नाम पर घमासान, उसी पर चर्चा कर रहे हैं। अमित शाह की एक क्लिप काट करके जो है वो वायरल की गई और उसके बाद जो है पूरे देश में संसद से लेकर सड़क तक हंगामा चल रहा है। लेकिन आज बीजेपी की तरफ से भी पलटवार हुआ। अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस के कुछ और तथ्यों को लेकर के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसको लेकर ट्वीट किया और कहा कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम जो है झूठ के आधार पर किस तरह से एक नैरेटिव बना रहा, उसको लेकर उन्होंने सवाल उठाया। 4 मेहमान मेरे साथ आज जुड़े हुए हैं। शिवम त्यागी जुड़े हुए हैं बीजेपी से, अजय वर्मा जी जुड़े हुए हैं कांग्रेस के नेता हैं, अमित जमाई जी जुड़े हुए हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, दिव्यांश काला मेरे साथ जुड़े हैं राजनीतिक विश्लेषक हैं। मैं अजय वर्मा जी आपके पास आ रहा हूं। एक चीज और, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बात कही कि एक वंश के नेतृत्व वाली पार्टी ने अंबेडकर की विरासत को मिटाने की कोशिश की। बहुत सारे तथ्य यहां पर आ चुके हैं। अंबेडकर की विरासत को कैसे जो है नेहरू परिवार ने, गांधी परिवार ने मिटाने की कोशिश की, उनके साथ व्यवहार किया। चुनाव छोड़, चुनाव तो हारने वाला ठीक है, हार जीत हुई, लेकिन उसके बाद एडवीना को चिट्ठी लिखी जिसका मैंने जिक्र किया। एक और चिट्ठी आपको दिखाता हूं और ये अंबेडकर जी की चिट्ठी है। अंबेडकर जी ने जब गौतम बुद्ध जी की 250वीं जयंती जब मनाई जा रही थी 24 मई 1956 को, तो अंबेडकर जी ने एक चिट्ठी लिखी थी नेहरू जी को और नेहरू जी से कहा था कि बुद्धा एंड इज धर्मा। उन्होंने कहा मेरी किताब है बुद्धा एंड इज धर्मा, इस किताब को जो है खरीद लेना चाहिए। इस किताब की 500 प्रतियां जो है इसको लेकर के सरकार इसका प्रचार प्रसार करे। नेहरू जी चिट्ठी लिखते हैं अंबेडकर जी को कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, अंबेडकर जी की किताब खरीदने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। नेहरू जी लिखते हैं, नेहरू जी की चिट्ठियां लंदन तक जाने के लिए सरकार के पैसे थे, लंदन तक नेहरू जी की चिट्ठियां जाती थी, रोज जाती थी, जिसका जिक्र मैं नहीं कर रहा हूं, कुलदीप नैयर ने अपनी किताब में किया है, जो ब्रिटेन में उच्चायुक्त थे भारत के। वो कहते हैं नेहरू जी की चिट्ठियां रोज लंदन तक जाती थी। लंदन तक नेहरू जी की चिट्ठियां पहुंचाने के लिए भारत सरकार के पास पैसे थे, अंबेडकर जी की किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे। और अंबेडकर जी को नेहरू जी ने सुझाव दिया कि आप बुक स्टॉल्स पर अपनी किताबें बेच लीजिए। इससे ज्यादा अपमान क्या होगा सर? अशोक जी,
देखिए, पुष्पा पिक्चर के एक्टर की तरह एंग्री बनकर और तेज बोलने से अगर सत्य बदल जाए और झूठ साबित हो कर झूठ साबित दिख जाए तो पिक्चरों में बहुत लोग करते हैं। और आप बधाई के पात्र हैं कि जब आप एंग्री मैन होते हैं तो आपको ऐसा लगता है बीपी बहुत बढ़ा हुआ है, नॉर्मल हो के अब भी तो अच्छे बोल रहे हैं। बीपी बड़ा नॉर्मल है। मैं दिक्कत क्या है, मैं तथ्य रख के पूछ रहा हूं। मैं आपको नेहरू जी को कोट कर रहा हूं, मैं बाबा साहब भीमराव, और आप बार बार कहते हैं झूठ बोल रहा हूं। आप ये कहना चाह रहे हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने की चिट्ठी झूठी लिखी, आप ये कहना चाह रहे हैं नेहरू की चिट्ठी झूठी है, तो इसका मतलब तो नेहरू जी की चिट्ठियां तमाम झूठी हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की चिट्ठी। मैं आपको फैक्ट रख के पूछ रहा हूं, मैं आपको नहीं आप ना सुनिए, मैं आपको बिल्कुल मौका दे रहा हूं, लेकिन जब आप शुरुआत इससे करते हैं ना, मैं झूठ बोल रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं, मैं आज अपने मन से कुछ नहीं बोल रहा हूं। अजय वर्मा जी, आप अपनी बात रखिए, आपको पूरी सुनिए। अमित जमाई ने भी अपनी बात रखी, लेकिन उन्होंने नहीं कहा मैंने झूठ बोला, क्योंकि मेरे हाथ में आज तमाम चिट्ठियां हैं, आज किताबें हैं, और आप अपनी बात की शुरुआत करते हैं मैं झूठ बोल रहा हूं, तो मुझे झूठा साबित तो कीजिए, या मुझे झूठा साबित कीजिए, या अंबेडकर जी को झूठा साबित कीजिए, या नेहरू जी को झूठा साबित कीजिए। बोलिए, फिर पुष्पा स्टाइल में आगे सुनेंगे नहीं? अरे आप मुझे झूठा साबित कीजिए ना। अरे भाई, आप अशोक श्रीवास्तव पे अल्लू अर्जुन नहीं है। सुन लीजिए, मैं आपको तथ्य बता रहा हूं। तथ्य ये है अशोक श्रीवास्तव जी कि आप जो कह रहे हैं कि साहब ये लिखा गया, इसके खिलाफ कोई सबूत है? आप पे चिट्ठी में तो आदमी कुछ भी लिख देता। उस वक्त की परिस्थिति, उस वक्त की परिस्थिति क्या थी? आज मुझे अजय वर्मा जी के लिए तालियां बजानी होंगी, आज मुझे अजय वर्मा जी के लिए तालियां बजानी होंगी। वो नेहरू की चिट्ठी को मना कर रहे हैं, जो जवाहरलाल नेहरू के कलेक्शंस में छुपी हैं, वो बाबा साहब अंबेडकर की चिट्ठियों को झूठा साबित कर रहे हैं, जो बाबा साहब अंबेडकर की किताबों में छपी हैं, और वो कह रहे हैं कि इसके खिलाफ कोई सबूत होना चाहिए। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, मैं तो पुष्पा बन रहा हूं, आप असरानी बन रहे हैं, आप जॉनी लीवर बन रहे हैं मेरे शो में। सुन लो, आप जॉनी लीवर बन चुके हैं मेरे शो में। अब आप कम से कम कोई ढंग की बात करे तो हम डिबेट को अच्छी जगह पे ले जा सके, लेकिन आप जॉनी लीवर बन गए, आप असरानी बन गए, आप जगदीप बन गए, पॉपकॉर्न की तरह उछल रहे हैं, आप असरानी बन गए, आगे इधर जाओ, आगे उधर जाओ, आगे मेरे पीछे आओ। आप पॉपकॉर्न की तरह उछल रहे हैं। शोले के असरानी मत बनिए, फैक्ट्स पे बात कीजिए। फैक्ट्स पे बात कर रहा हूं मैं। बोलिए। आपने चिट्ठी कहा, मैंने चिट्ठियों को नहीं नकारा। मैं जो कर रहा हूं आप सुनने का प्रयास ही नहीं कर रहे, आप प्रवक्ता बन जाते। मैं ये कह रहा हूं कि इन चिट्ठी में उस वक्त की क्या परिस्थिति थी, ली या नहीं ली गई वो किताबें, आप चिट्ठी का संग्रहालय दिखा रहे हैं। अब आपको पूछने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास ऊपर आपको जाना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा कि आपने क्यों मना करी थी। सोचो तो आप मतलब इतिहास किताबों से मत पढ़ो, आदमियों से पूछ के आओ जाकर ऊपर। बोले उनको अपनी बात रखने दीजिए। टूल किट के नंबर आ गए, से बचाने में लग रहे हैं। और ये टूल किट का काम ये है कि हिरेन जोशी द्वारा लिखित एजेंडा पढ़िए और इन्हें बचाइए, लेकिन बचना नहीं है। देश की जनता समझ चुकी है ये दलित विरोधी, ओबीसी विरोधी सरकार और इनके मंत्री हैं। गोवलकर साहब ने, और सुन लीजिए सुदर्शन साहब ने क्या कहा था, हम भारत के संविधान में विश्वास नहीं करते, जो इनके जनक है आरएसएस के। उन 5 लोगों की मैं स्टेटमेंट भेजे देता हूं उसको भी पढ़ के सुनाइए जनता को कि ये संविधान और इनके कई एमपी नारा हुआ था कि अब की बार 400 पार, तो इनके कई विधायक प्रतिनिधियों ने, एमपी प्रतिनिधि भी बने भी हैं कि हम 400 पार दे दीजिए तो हम संविधान बदल देंगे। ओके, चलिए हम संविधान बदल देंगे। अजय वर्मा जी का तर्क ये है, अजय वर्मा जी का तर्क ये है, वो ये कह रहे हैं कि भाई ये तो पूछ कर आना पड़ेगा ना, कि आप पूछ तो नहीं सकते। वो ये कह रहे हैं कि भाई उन्होंने किताबें क्यों नहीं खरीदी। मैं कह रहा हूं किताबें छोड़ दियो, किताबें नहीं खरीदी, ठीक है भाई, हो सकता है उनके पास पैसे नहीं होंगे, क्योंकि सारे पैसे तो एडमिना की चिट्ठियां लंदन भेजने में खर्च होते थे। तो अंबेडकर जी के लिए ये फैक्ट है, ये आप झुटला नहीं सकते। मैं फिर कह रहा हूं, लेकिन मैं पूछ रहा हूं गद्दार। और दूसरी बात मैंने कहा गद्दार, दूसरी बात मैंने कहा कि ये उनकी चिट्ठी में क्यों लिखा है कि अंबेडकर ड्रॉप्ड। बहुत मजा आ गया, ये चिट्ठी में क्यों लिखा। और सच बात ये है, एक बात और दिव्यांश काला बताएंगे, क्या दिल्ली में एक भी समाधि जो है, अंबेडकर जी एक भी समाधि के हकदार नहीं थे दिल्ली में। संजय गांधी को 44 एकड़ जगह मिलती है। दिव्यांश जी कितनी? 45 एकड़। बोल बताइए दिव्यांश। इस देश के भीतर एक गजब के अभी अजय वर्मा जी ने कांग्रेस का स्टैंड ले दिया। ये कांग्रेस आज उस टूलकिट के आधार पर काम कर रही है कि जो भारत को तोड़ने के लिए काम कर रहा है। जो कांग्रेस अभी तक मैंने पूरे डिबेट में अजय वर्मा जी की ओर से नहीं सुना कि नेहरू जी ने उस समय जो कहा वो क्या, उसके ऊपर कुछ नहीं बोले। ये दाएं बाएं अजय वर्मा जी सारा बोले हैं। अजय वर्मा जी, मैं आपको एक बात बताता हूं ना,
आज कांग्रेस जिस सोरोस या जिस रेडिकल लेफ्ट के कंधे पर चढ़कर बंदूक तान के प्रधानमंत्री के ऊपर चल रही है, ये भी आपका टूल किट है। हाँ, मैं बताता हूं ना टूल किट क्या है। सलील शेट्टी के साथ, जिस सलील शेट्टी के साथ राहुल गांधी चले, उनके पिताजी वीटी राजशेखर शेट्टी, जिन पे आपकी सरकार ने सेडिशन के केस लगाए, 1991 के सिमी कॉन्फ्रेंस का पेपर लिखा, हिंदुओं का नरसंहार करो, वो योगेंद्र यादव जो अभी हाल में लिखा कि अब लड़ाई संसद पर नहीं सड़क पे होगी। आप सड़क पर आपको बचाने के लिए टूल किट नहीं चलेगा। कांग्रेस पार्टी आज एनआरकी देश में लाना चाह रही है, जिसका विरोध डॉक्टर अम्बेडकर ने 25 नवंबर 1949 को अपने अंतिम भाषण में किया। ये देश संविधान से चलेगा, बाबा साहब के संविधान से चलेगा, बिल्कुल चलेगा, लेकिन उन संविधान निर्माता के लिए अजय वर्मा जी, मेरा प्रश्न यह है कि देश की राजधानी दिल्ली में एक समाधि के लिए जगह नहीं थी, जहां पर एक संजय गांधी जी का मैं कोई निरादर नहीं कर रहा हूं, सांसद संजय गांधी थे, केवल सांसद, उनके लिए जगह थी, पर भारत के संविधान निर्माता के लिए दिल्ली में स्थान नहीं था आपके पास। गजब है संजय अजय जी आपका, गजब है। अजय वर्मा जी, ये फैक्ट है ना, सुनिए ना अजय वर्मा जी, इससे आप इनकार नहीं कर सकते ना कि नेहरू जी ने अपने जीते जी भारत रत्न ले लिया, इंदिरा जी ने जीते जी भारत रत्न ले लिया, उनको 1990 में कोई गैर कांग्रेसी सरकार आई तब। ये इस बात से आप झुटला नहीं सकते ना कि नेहरू जी की, बाकी गांधी परिवार के, संजय गांधी तक, जिन जो महज एक सांसद हैं, उनके लिए 45 एकड़ उनकी समाधि के लिए जगह मिल जाती है, लेकिन अंबेडकर जी के लिए दिल्ली में उनकी समाधि के लिए, ये सवाल तो वैलिड है ना, तो पूछे जाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेकर अमित जमाई जी आ रहा हूं आपके पास इस छोटे से ब्रेक के बाद। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी, फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा, जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट, ब्याज सिर्फ उतने ही दिन का भरिए जितने दिन पैसे इस्तेमाल कीजिए। आज ही कॉल कीजिए 1-800-313-1212। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। चलिए, दो टूक आप देख रहे हैं कांग्रेस के झूठ, मोदी की दो टूक, इसी पर चर्चा कर रहे हैं 4 मेहमान। अजय जी रुकिएगा, मैं अमित जमाई जी के पास जा रहा हूँ, फिर मैं आपके पास आऊँगा। अमित जमाई जी, जो तमाम चीज़ें हैं जो मैं फिर कह रहा हूँ, क्या ये सब चीज़ें, चाहे वो भारत रत्न की बात हो, उनकी समाधि की बात हो, ये तमाम जो फैक्ट्स में, क्या इससे साफ नहीं है कि नेहरू जी को अंबेडकर जी से कहीं ना कहीं एक उनको ईर्ष्या थी, और इसीलिए जब तक गांधी परिवार के हाथ में सत्ता रही, अंबेडकर जी को कभी ठीक से याद तक नहीं किया गया, उनकी उपलब्धियों को नीचा दिखाने की कोशिश हुई। ये भी तो इतिहास का सच है ना। अगर हम लोग ऑनेस्टली इस बात को करें, इस मुल्क में जो पॉलिटिकल क्लास है, खासकर जो यंग हम लोग सब लोग हैं, हमारा देश जो भारत के बनने की इमेजिनेशन थी, भारत में जो सबाल्टर्न्स थे, एससी थे, ओबीसी थे, बड़ी आबादी, 80% की आबादी, उनके बारे में जो सोचने का तरीका होना चाहिए था, हम सब लोग देखा जाए ओवरऑल जो नेशनल था हमारा, हम सब लोग उससे कट चुके हैं। आप जो है गांधी और अंबेडकर के भी डिस्प्यूट समझते हो, कुछ बातों में अंबेडकर और नेहरू जी के कुछ विरोधाभास थे। पूना पैक्ट के बारे में आपको मालूम होगा अशोक भाई, कितना गांधी जी में उनमें आपस में बातों में इख्तलाफ हुआ, और वो इख्तलाफ इतना पहुंचा क्योंकि अंबेडकर चाहते थे कि इस मुल्क में दलितों का और सामान्य वर्गों का, मतलब अपर कास्ट का दलित का मामला अलग अलग होगा, एक ही सीट पे अलग अलग चुनाव होंगे। तो बहुत सारी बातें ऐसी थी, लेकिन मैंने कहा कि संविधान के बनने के जो पहले की बातें हैं वो संविधान के दायरे में आके दफन हो गई, और जिन लोगों ने भारत को बनाया, आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया जिन्हें हम कहते हैं, बाद में उन्होंने जो एससी और एसटी का रिप्रेजेंटेशन था, 84 सीटें देश में जो देने की काम, रिजर्व सीटें देने की काम किया गया,
वो बाद की सरकारों में हुआ। 43 सीट तकरीबन एसटी की जो सीटें हैं देश में, ताकि जो उनका एक प्रतिनिधित्व है एससी और ओबीसी का, एसटी का, वो बना रहे। लेकिन हम जानते हैं कि आज जो अधिकार बाबा साहब ने दिए संविधान के जरिए, आरक्षण का अधिकार, मौके का अधिकार, बाद में मंडल कमीशन आया, जो एक बड़ी आबादी है। पेश जी ने आज बहुत अच्छे से कहा इस बात को कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पीडीए के भगवान हैं, उनके मजाक उड़ाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। मैं एक बात, मैं सिर्फ एक छोटी सी टिप्पणी अमीक भाई, आपने कहा ठीक है संविधान बनाते वक्त बहुत सारे विचारों में टकराव था, वो सबको मालूम है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि क्या वो टकराव इस हद तक आप खींचेंगे कि फिर कह रहा हूं कि नेहरू जी ने भारत रत्न ले लिया, इंदिरा जी ने ले लिया, के कामराज को दे दिया, मदर टेरेसा को दे दिया, विनोबा भावे को दे दिया, खान अब्दुल गफ्फार खान को दे दिया, एमजी रामचंद्रन को दे दिया, मतलब किस किस को भारत रत्न नहीं दे दिया। लेकिन उनसे इतनी ईर्ष्या, उनसे इतना टकराव कि उनके मरने के बाद भी हम उनको सम्मान नहीं दे सकते, हम उनको एक समाधि नहीं दे सकते, हम उनको इज्जत से जो है अपनी पाठ्य पुस्तकों में शामिल नहीं। ये सब चीजें आज ये सवाल अगर पूछे जा रहे हैं तो क्या गलत है? और मैं ये सब फिर एक देखिए एक छोटी सी अभी समय नहीं है, लेकिन एक किताब को अगर मैं और कोट करूं तो उनके पूरे इस्तीफे में वो ये लिखते हैं, वो सिर्फ उनका अपना नहीं था उनका हिसाब किताब, वो ये लिखते हैं इस्तीफा देते हुए, उन्होंने ये भी लिखा, मैं पढ़ नहीं सकता समय कम है, उन्होंने अपने इस्तीफे में ये भी लिखा कि दलितों पर जो है अत्याचार हो रहे हैं और वो दलित मेरे पास आते हैं। इस्तीफा देने के बाद वो अपना दर्द लिख रहे हैं कि वो जो है दलित मेरे पास आते हैं और दलित मेरे पास आके कहते हैं पुलिस उनकी रिपोर्ट नहीं लिखती। ये नेहरू जी का काल था और नेहरू जी ने उनको इस्तीफा देने के बाद संसद में बोलने तक का मौका नहीं दिया। क्या ये सब चीजें हम भूल जाएं? देखिए, मैंने आपको 20 सेकंड में पूरी बात कहूंगा। मेरा ये कहना है कि बहुत सारी बातें हमारी जो आपस में लीडर्स में जो डिफरेंसेस थे वो सबके देश के सामने है, बट भारत के संविधान बनने की जो बात की बात है वो सबको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जो क्रेडिट दिया जाना चाहिए पूरा देश देता है। लेकिन अशोक भाई, बाबा साहब के फोटो के सामने सर झुकाने से, पढ़ जाने से और एक तरफ भारत के संविधान को खत्म करना, आरक्षण को खत्म करना, बेसिक प्रिंसिपल को तो हमारे प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार कहता है। ओके, आप थोड़ा सा रिपीट कर रहे हैं, मेरे पास समय कम है, जवाब दे दीजिए शिवम त्यागी भाई। आप लोग जो उनकी मूल भावना है, जो संविधान को, उसी से आप लोग सहमत नहीं है? नहीं, आपने मेरा तो सुना ही नहीं अभी। मैं आ रहा हूं सर, एक मिनट। देखिए, मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से आज इन्होंने एक 16 सेकंड का वीडियो लेकर इस देश में भ्रांति फैलाने की कोशिश की है, समाजवादी प्रवक्ता तो बाय डिफॉल्ट ही सारी चीजों पर ही बैक ट्रैक कर गए, लेकिन एक चीज ये रियलिटी है कि इस देश में अब झूठ कोई बहुत ज्यादा हद तक चल नहीं सकता। बाबा साहेब के लिए इस देश की सरकार ने, इस देश के प्रधानमंत्री ने क्या किया है, उनके सम्मान में क्या किया है, ये सब जनता के सामने और तमाम फैक्ट्स अब निकल कर आए भी हैं। आपने खुद बताया, मेरे बराबर में जो मित्र बैठे हैं उन्होंने खूब बताया, किसी एक बात पर कोई जवाब नहीं है, लगातार घूमते रहने से कोई लाभ नहीं है। और एक और चीज, इस बात पर कि संविधान बदल जाएगा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने खुद आकर कहा है कि खुद बाबा भीमराव अम्बेडकर भी अगर अब आ जाएं तो भी संविधान नहीं बदला जाएगा। लेकिन नहीं, उस तरह की चीजों को प्रोपेगेंडा बढ़ाकर चीजों को आगे लेकर अगर जनता को भरमाना चाहते हैं वो नहीं हो पाएगा। ओके, अजय वर्मा 30 सेकंड। देखिए, स्वतंत्र भारत के बाद पहले कानून और विधि न्याय मंत्री बाबा साहब को पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री जी थे और राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे। देश की जनता को ये पता, अल्लू अर्जुन बनने से चीजें छुपती नहीं है और 1952 से 56 अब इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कह दी, अब मुझे बोलना पड़ेगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मुझे कोट करना पड़ेगा। रुक जाइए, अब रुक जाइए, कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। आवाज सबकी डाउन कर दीजिए। अब इन्होंने आवाज डाउन कर दी। अब मैं कह रहा हूं कि ये जो कह रहे हैं अजय वर्मा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को कानून मंत्री बनाकर बड़ा सम्मान किया था, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का इस्तीफा पढ़ लीजिए। वो कहते हैं कि मैं कानून मंत्री नहीं बनना चाहता था क्योंकि कानून मंत्री उस समय कोई बहुत बड़ी हैसियत नहीं थी। उन्होंने कहा मैंने कई मंत्रालय मांगे थे लेकिन मुझे नहीं दिए गए। नेहरू जी ने उनसे वादा किया था कि आपको जो है जब एक्सपेंशन होगा आपको कोई इंपॉर्टेंट मंत्रालय दिया जाएगा। वो कहते हैं कि उसके बाद कई जो है वो एक्सपेंशन हुए, लेकिन मुझे एक बार भी पूछा नहीं किया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कह रहे हैं। तो अजय वर्मा जी, आपने कोई एहसान नहीं किया था बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को कानून मंत्री बनाकर, बल्कि आपने उनकी प्रतिभा का अपमान किया था। इस बात को याद रखिए और यह बात इतिहास भूलेगा नहीं। और ये बार बार सवाल हम पूछते रहेंगे। आप झूठ फैलाइए, कितने फैलाइए, लेकिन ये जो झूठ की दुकान आपकी चला रहे हैं, ये झूठ की दुकान को हम लगातार एक्सपोज करते रहेंगे दो टूक में, क्योंकि ये दो टूक है, यहां कोई झूठ नहीं चलता। आज के लिए इतना ही, कल आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।